अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टेसराम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, वफाकी बजट भी पास हो चुका है, पंजाब का बजट पास हो चुका है। FBR और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अपने टैक्स अहदाफ किस तरह पूरे करेंगे, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में कौन कौन से नए टैक्सेस लगाए गए हैं, ख़ास तौर पर आज पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मसाइल और टैक्सेस को हम आज डिस्कस करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मामून निसार साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं अली मंसूर साहब, आप AC हेडक्वार्टर हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में और कमिश्नर के इख्तियारात हैं इनके पास गुजरांवाला और साहिवाल के। उनके साथ मौजूद हैं आमिर कदीर साहब, आप चेयरमैन हैं रेवेन्यू एडवाइज़र एसोसिएशन के, माहिर टैक्स अमूर हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन इस सवाल से क्या कहते हैं उनकी राय जानते हैं। देखिए, बजट जो है ये अदाद शुमार के गोरख धंधा का नाम नहीं है, बल्कि ये एक किसी भी मुल्क की A to Z पॉलिसीज़ का अक्कास होता है। बजट में जो हमारी पाकिस्तानी आवाम असल में जो आवाम फेस करती है वो ये देखती है कि हमारे से निचोड़ा कहाँ से जा रहा है और लगाया कहाँ जा रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी जो दो हर्डल्स हैं पाकिस्तानी आवाम को जो बुनियादी तौर पे फेस करनी पड़ती हैं, एक ब्यूरोक्रेसी फेस करनी पड़ती है और दूसरा अवामी नुमाइंदगान को भी फेस करना पड़ता है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि बजट में क्या पॉलिसी है, ये किस पे कितना लग रहा है, ये तो इमटेरियल, इसको तो छोड़ दें। हमें सिर्फ अवाम को ये बता दिया जाए, एक चीज़ बता दी जाए, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। सिर्फ ये कि हमने लोन्स कहाँ कहाँ से लिए, कितने कितने लिए और कहाँ कहाँ लगे। एक ये वाइट पेपर छाप दें किस किस गवर्नमेंट ने लिया, ये तो मटीरियल ही नहीं है। सिर्फ ये बता दें आवाम को कि लोन्स कहाँ से लिए हैं और लगे कहाँ हैं और लूटे किन्होंने हैं। लूटर्स को ऐसे ही पेनलाइज किया जाए जैसे नॉन टैक्स पेयर को किया जा रहा है। तो बजट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सेक्शन 231 कैश विड्रॉल की वजह से लोग जो थे वो फाइलर हो रहे थे बहुत ज़्यादा तादाद में। गवर्नमेंट ने ये ख़त्म करके जो है वो एक गलत इम्प्रेशन दिया है और इनको चाहिए था कि इसको कंटिन्यू करते और मेरे ख्याल में इसका रेशो को बढ़ाते। जो 0.6% थी इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, ना कि इसको ख़त्म किया जाता। इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबसे मेन हमारा जो था मतलब मसला चलता था इस FBR के साथ। वो FBR ने इस दफ़ा इनकम टैक्स रिटर्न का जो गोशवारा है, वो उसका जो ड्राफ्ट है वो टाइम से पहले अपलोड कर दिया और ये एक बहुत खुशाइंद बात है और हम अप्रिशिएट करते हैं FBR को भी। और उसकी डेट भी उन्होंने 30 सितंबर उन्होंने अनाउंस की है और हमें भी चाहिए कि हम मज़ीद डेट एक्सटेंशन की तरफ ना जाएं। नाज़रीन, आपने माहिरीन की राय जानी। आज हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले इफ्तिखार कुतुब साहब, जो कि रज़ाई इलाही से वफ़ात पा चुके हैं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के बानियों में उनका नाम है, पायनियर हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को बनाने वाले, सबसे पहले वही बंदे थे। मामून निसार साहब, इफ्तिखार कुतुब साहब के हवाले से क्या अल्फाज हैं आपके पास, क्या कहना चाहेंगे? अयूबी साहब, तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे मदऊ करने का। कुतुब साहब मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि बड़ा गाइडिंग पर्सनालिटी थे और जब से मैंने देखा उस सेटिंग अप ऑफ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बनाने में, उसके मॉड्यूल्स डिफ़ाइन करने में, लोगों को इंगेज करने में, जितनी मीटिंग्स और जितना कंट्रीब्यूशन उनका है, मेरा ख्याल है PRA का आज तक भी कोई ऑफिसर इसको डिनाई नहीं कर सकता और एक बहुत बड़ा लॉस है। मेरा समझता हूँ फ्रेटर्निटी का बहुत बड़ा लॉस। अली मंसूर साहब, आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को प्रेजेंट करते हैं। आज पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी यहाँ तक पहुँची है उन्हीं बदौलत है। इफ्तिखार कुतुब साहब ने बहुत सा काम किया। आप क्या समझते हैं ये जो लॉस हुआ है कितना बड़ा है? इफ्तिखार कुतुब साहब से मेरा ताल्लुक़ 2010 जब IRS बना तब से था और तभी से मैं उनको, बल्कि हमारी जितनी भी टैक्स फ्रेटर्निटी है ऑफिसर्स की, वो उनको उस्ताद का दर्जा देते थे। हम सब के लिए वो मशाल राह भी थे और हम सब के लिए वो एक टैक्स इंटेलेक्चुअल भी थे, एक बुज़ुर्ग भी थे और उनकी एक स्पिरिचुअल साइड भी थी जो सिर्फ क्लोज़ ऑफिसर्स जो उनके साथ एसोसिएटेड थे उनको पता था। एक शानदार इंसान, एक शानदार ऑफिसर और एक शानदार टैक्स इंटेलेक्चुअल के तौर पे वो हमारे लिए आज भी गाइडलाइन के तौर पे सामने रहेंगे और फॉर ऑल टाइम्स टू कम हम जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उनको एमुलेट करने की कोशिश करते रहेंगे और उनके मिशन को लेके आगे चलेंगे। आमिर कदीर साहब, आप
आपको याद है हम जब टैक्स रिफॉर्म प्रोग्राम करते थे सबसे पहले उनसे जाके डिस्कस करते थे, वो हमारा मजाक भी उड़ाते थे और कहते समझाते भी थे यार इस तरह उठाओ इस तरह उठाओ। वहाँ चेयरमैन थे जो टीवी चैनल पे खुद ही पहुँच जाते थे, पहले यार मेरा प्रोग्राम आपने पहले प्रोग्राम मेरा करना है। तो आप उनके हवाले से क्या कहेंगे हुज़ूर? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। और मेरा ताल्लुक़ चूँकि उनसे बिफ़ोर जब ये उनके थे चेयरमैन इसके PRA के, उससे पहले का चूँकि हमारा जाने अली भाई भी जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो जब वो कमिश्नर थे तो तब मैं सेक्रेटरी था लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का। तो उस वक्त भी हमारा अगर कहीं किसी जगह पे हमारा इख्तलाफ लीगल पॉइंट के ऊपर अगर होता था तो वो हमें कन्विंस कर लेते थे या हम उनको कन्विंस कर लेते थे, दोनों। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लीगल बात, कोई लीगल इशू, कोई अगर कोई बनने वाला और उन्होंने ये कहा हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा। बस थोड़ा सा मजाज में ज़रा थोड़ी सी तलखी थी। बल्कि एक दो मरतबा तो ऐसा हुआ कि मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, जब मैं पाकिस्तान टैक्स बार में था तो हमने एक जॉइंट सेशन एक करवाया कराची में, जिसमें सारे सूबों से लोग आए हुए थे। तो उसमें वो ओरिजिन और डेस्टिनेशन वाला बड़ा एक वो क्वेश्चन जो सा है वो रेज़ हो गया। तो उन्होंने फ़र्ते जज्बात में, मतलब अपने काम के साथ इतने कमिटेड थे कि फ़र्ते जज्बात में ये कहा कि मैं देखता हूँ हमारे पंजाब का पैसा कैसे कोई लेके जाता है। तो ये मतलब ऐसी जो थी ना, मतलब उनकी एक सिंसियरिटी और उसके साथ एफिलिएशन अपने काम के साथ और अपने उसके साथ। अभी वो कैपरा में थे लास्ट टाइम जब इनकी ये हुई है, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, तो कैपरा में थे। तो इसमें मतलब ये नहीं था कि खुदा न खास्ता वो पंजाब के साथ कोई वो था। वो उनका मकसद सिर्फ ये था कि जिसका जो हक जहाँ पर है उसको मिलना चाहिए। इसी के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। और बड़ा हैरानी वाली बात थी हमारे लिए जब आज हमने ये न्यूज़ पढ़ी, तो बड़ा दिली तौर पे दुख है। हम इसको अल्फाजों में तो बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल नाज़रीन, इफ्तिखार कुतुब साहब वो शख्सियत है, ये प्रोग्राम जो टैक्स रिफॉर्म है ये सबसे पहले जब हमने शुरू किया था तो वो हमारे साथ थे, उनकी जो गाइडलाइंस थी वो हमारे साथ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वकला बरादरी के साथ टैक्स प्रैक्टिशनर और जो टैक्स कलेक्ट करने वाली अथॉरिटी हैं उनके भी ऑफिसर उनको अपना उस्ताद मानते हैं, दोस्त मानते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए। मामून साहब साहब, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी आप समझते हैं कि वो डील करते हैं, क्या मसाइल आप क्या देखते हैं? जो साहब का बजट भी आए हैं, ये बजट भी आया है, आप क्या समझते हैं कौन से मसाइल हैं जिनको इशू हल करने की ज़रूरत थी? अच्छा, इसमें ये भी सब ऑपरेशनल इश्यूज कुछ थोड़े बहुत हैं जो हम ऑन अ रेगुलर बेसिस पेश होते हुए हमें नज़र आते हैं। मगर FBR के साथ तो कंपैरिजन फेडरल बोर्ड के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। जी, वो तो वफाक, वैसे भी वफाक है। ये जो PRA में जो कुछ सर्टन इश्यूज हैं वो पहले भी हम अली साहब से डिस्कस कर रहे थे। वो थे जी नोटिसेस की, जो एक ही टैक्स पेयर को नोटिसेस बार बार एक ही पैटर्न पे और एक ही पॉइंट पे आते जाते हैं, और वो एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि आप अपना ट्रेंड बताएं कि जी क्यों गिर रहा है। स्पेशली कोविड के दिनों में जो कुछ ऐसा सामने आए हैं नोटिसेस के, जी आपके पिछले महीने की अब तक थी इतना टैक्स का टर्नओवर था या टर्नओवर था, अब आपका टैक्स जो है वो क्यों गिरा है? जो कि एक बेसिक सा सवाल, हमने भी जवाब अब उसका बना लिया हुआ है कि जी कोविड की वजह से हमारे ऑपरेशन इधर खड़े थे और अब उसके ऊपर फिर बैंक स्टेटमेंट्स मांगना, फिर वाउचर्स मांगना, इनवॉइसेस मांगना। तो एक नए टैक्स पेयर के लिए जो कि मेरा ख्याल है PRA में जो एंटर होता है वो सबसे पहले ही टैक्स का जो उसको झटका मिलता है, इंजेक्शन मिलता है, वो उसको बार बार नोटिस से ना वो डिसहार्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपका ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है, जिस तरह हमारा FBR के अंदर BTB एक यूनिट बना हुआ था और अभी भी जो कमिश्नर्स के पास पावर्स हैं, वो ब्रॉडनिंग इधर बहुत ज़रूरी है PRA में, क्योंकि मैं पर्सनली समझता हूँ यहाँ पर बहुत से लोग जो बड़ी कंपनी से डील कर रहे हैं उन पे तो लाजमी है कि वो PRA रजिस्टर्ड हों, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मगर वो अंडर द टैक्स नेट नहीं है। ठीक है। उसमें जहाँ तक नज़र आता है कि PRA के ऑफिसर्स हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर रहे हैं ऑनलाइन, मगर फिजिकल जो है उसकी बहुत ज़रूरी है। यानी इसमें कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो सिर्फ बेस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मिलते हैं मार्केट में। तीसरा क्या आपको तीसरा सबसे क्या जो हमारे बहुत से ऐसे नोटिस जिनका रिप्लाई दे दिया जाता है जो कि सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई होता है, उसकी हेयरिंग कॉल किए जाने के बगैर उसको ऑर्डर में फाइनलाइज कर दिया जाता है, बगैर सुने बगैर कोई उसमें फर्दर अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए जो नॉर्मली हम कहते हैं हमें चाहिए,
वो कुछ ऑर्डर्स पिछले दिनों पास हुए जिसकी वजह से कमिश्नर अपील्स के ऊपर, जो पीआरए के कमिश्नर अपील्स हैं, जो कि अभी ऑपरेटिव भी बड़े रिसेंटली हुए हैं ज़्यादा, तो वो उनके ऊपर प्रेशर वो हो गया, पाइल अप होना शुरू हो गया, जो कि मेरा ख्याल है कि फजूल की एक्सरसाइज है। अगर वो इग्नोर हो सकती है, वो किसी तरीके से कवर अप हो सकती है, तो वो हो जाए। ठीक है। और इन नोटिस के ऊपर जो है वो जो ऑफिसर कंसर्न्ड है वो इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर ले कि क्या इस नोटिस को ऑर्डर में तब्दील करने की हमें ज़रूरत है या नहीं है, या इसको इधर ही मैं सेट असाइड कर दूं। ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे इश्यूज, जिस तरह मैं अभी क्लोजर ऑफ बिजनेस के ऊपर एक हमारा चल रही थी मेरी एक ऑफिसर के साथ, ये सेक्शन 29 पाकिस्तान पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 का, जी, उसमें वो बाकायदा टाइम लिमिटेशन दी हुई है उसमें कि 3 महीने के अंदर अंदर सेक्शन 29 कहता है कि आपने जवाब देना है कमिश्नर ने और दी ऑफिसर असाइंड बाय द कमिश्नर रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ बिजनेस, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस का उन्होंने जवाब देना। अगर फर्दर कोई चीज़ चाहिए तो वो आप मांग लें। ठीक है। मेरी एक्सपीरियंस में तो अभी तक मुझे कोई ऐसे लेटर का जवाब नहीं मिला जिसमें कहीं क्लोजर या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, बहुत से ऐसे बिजनेसेस जो बंद हो जाते हैं, जो रजिस्टर हुए होते हैं, टैक्स पेयर्स होते हैं, मगर उनके बंद होने का एक प्रोसीजर है, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल वो डिसकंटिन्यू का हम लेटर दे भी देते हैं और वहाँ से डिलीट नहीं होता, उसके फिर नॉन फाइलिंग के नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। तो अली साहब मेरा ख्याल है कुछ डिस्कस इसके बारे में भी कर रहे हैं। मामून साहब दोबारा आपकी तरफ आ जाते हैं, फिर दोबारा मसाइल को देख लेते हैं। पहले ये तो कुछ 3-4 सवाल जमा हो चुके हैं हमारे पास। अली मंसूर साहब, वो टैक्सेस की जो वो नोटिस की भरमार है, ये तो अक्सर सुनने में आता है, क्योंकि एक पार्टी को, एक क्लाइंट को 10-10 एक ही तरह के नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। ये क्या मसाइल है पीआरए में? ये बड़ी वैलिड ऑब्जर्वेशन है मामून साहब की कि नंबर ऑफ़ नोटिस जो है ना, दोज हैव इंक्रीज ड्यूरिंग द पास्ट ईयर एंड हाफ। और इसके ऊपर हमने फिर एक, क्योंकि हमारे पास बार हमारे साथ रेगुलर राब्ते में है, क्योंकि वो एक ऐसा फोरम है जिस पे जॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो जाती है सारी टैक्स फ्रेटर्निटी की, स्पेशली जो प्रैक्टिसिंग साइड के ऊपर है। वो हमारे पास कुछ देर तो बार डिसफंक्शनल रही, तब तक तो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स आती थी। उसके बाद जब बार फंक्शनल हुई और नई बार ने चार्ज अज्यूम किया, उन्होंने हमारे से मीटिंग कॉल की, उन्होंने हमें ये इशू हाईलाइट किया। हमने उन्हें ये एश्योर कराया, हमने कहा जी ये जितने भी नोटिस आपको आते हैं इनके पीछे एक रैशनल वर्किंग होती है, बट वो रैशनल वर्किंग जो है उसको हम फर्दर स्क्रूटनाइज करके आपके साथ शेयर किया करेंगे। टैक्स पेयर्स को नोटिस तब जाएंगे जब एक सीनियर लेवल का ऑफिसर सिंपली सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन लेके उसको कन्फ्रंट करा देना इज़ नॉट इनफ। दैट वुड टेंट अमाउंट टू, आप समझें कि डिफिसिलिटेशन के रिजीम में ये बात आ जाती है। ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ बार और बेंच का ताल्लुक अच्छा रहे और टैक्स पेयर्स भी हमारे साथ प्रॉपर लिएज़ोन मेंटेन रखें, और हम लोग उनकी सेटिस्फेक्शन को, उनकी सेटिस्फेक्शन की जितनी मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम जा सकते हैं हम ज़रूर जाएँ। हमने इसमें स्क्रूटनी करके अब जो अगले साल से स्ट्रेटजी हमने फ्रॉम 1 जुलाई रोल आउट किया, हमारी इन हाउस डिसीजन हो चुकी हुई हैं कि उसमें सिर्फ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल आ रहा होगा नेगेटिव ट्रेंड केसेस में, जिनमें पिछले साल रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था और इस साल बिल्कुल नीचे डिप कर गया, उसके अंदर हम उनसे रीजनिंग को पूछते हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे फाजिल दोस्त ने कही, ब्रॉडनिंग के रेफरेंस से पोजीशन ये है कि जी अबाउट 2 years बैक 2018 में, 18 के एंड में हमारा जो टैक्स का रोल था वो तकरीबन 58,000 के करीब था। ठीक है। इस वक्त हम 58,000 से इंक्रीज़ करके 92,000 पे पहुंच चुके हैं। जो हमारे वर्ल्ड बैंक ने भी जो बेंचमार्क्स, जो हमारे डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स थे जो सेट किए थे, वो 89,000 के थे, हमने उसको सरपास कर लिया हुआ है। ये बात बिल्कुल बजा है कि रादर दैन कि हम सेम टैक्स पेयर को बार बार ग्रिल करें या उसको फर्दर उसकी फाइनेंशियल स्क्वीजिंग करें, ये बेहतर होता है कि आप अपनी बेस को ब्रॉड कर लें और टैक्स को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर दें उस पूरी बेस के ऊपर। इसके ऊपर भरपूर काम हो रहा है, बल्कि अब तो डेटाबेस इंटीग्रेशन भी हो रही है। भी जिस तरह एफबीआर में वो तो एक अलग डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया हुआ, आपके तो वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ही हैं जो टैक्स बेस। जी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी हैं। दूसरा हमें डोनर एजेंसीज जो हैं, जिसमें सब नेशनल गवर्नेंस प्रोग्राम यूके एड का है, वो भी हमारे साथ लिएज़ोन में है। पंजाब गवर्नमेंट ने हमें ऑथराइज भी किया हुआ है और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। जिस तरह हियरिंग कॉल की जाती है, बगैर सुने भी ऑर्डर पास हो जाते हैं, ये भी मसाइल कभी सामने आए हैं आपके? मैं खुद भी कमिश्नर अपील्स रहा हूँ। कई दफ़ा ये ज़रूर होता था कि आपके सामने इनकी रेशो, मैं एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है कितनी थी, लेकिन इनकी रेशो होती ज़रूर है फ्रैंकली स्पीकिंग, जिसके अंदर बग़ैर हेयरिंग के या बग़ैर किसी रिप्लाई के एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुए होते हैं। लेकिन इसका एक रेमेडी अवेलेबल है। ठीक है।
रेमेडी अवेलेबल हमारे पास ये है कि कमर्शियल अपील्स का फोरम है, और मैं खुद क्योंकि कमर्शियल अपील्स रहा हूँ, इन केसेस के अंदर आपका बोनाफाइड स्ट्रेट अवे, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, उसको आप होल्ड करना होता है हर जुडिशल फोरम में, चाहे वो क्वाजी जुडिशल फोरम में क्यों ना हो। तो मोस्टली ये ऑर्डर्स जो हैं, मैं जब जिस वक्त कमिश्नर अपील्स था, और प्रॉबेबली आई थिंक अब भी यही पोजीशन है। सेक्शन 29 की बात की नहीं, सेक्शन 29 की जो क्लोजर ऑफ बिजनेस की बात थी उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें रिलीफ दे देते हैं हम वैसे जो पेनल्टी के अंदर, या हम सेट असाइड कर देते हैं ऑर्डर को। ये वाले जो आपने बात कही है, इसके लिए जो हमारी जो स्ट्रेटजी है फॉर कमिंग ईयर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा 92,000 का टोटल रोल है, जिसमें से काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स जो हैं वो इनएक्टिव हैं, या वो काम नहीं कर रहे, या बिज़नेस क्लोज कर चुके हैं। उनके लिए हमने इस लॉ में, जो ये फाइनेंस बिल में हमने एक शेक इंट्रोड्यूस कराई है, जिसके अंदर हमने एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है। FBR की तरह FBR जिस तरह उन्होंने जी, हमारा थोड़ा सा उनसे मुख्तलिफ है। ठीक है, हमने अपने बेंचमार्किंग उनसे अलहदा रखी हुई है, लेकिन वो एक बड़ा नॉवल कॉन्सेप्ट है, और उसका फ़ायदा ये है कि एक तो फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो नॉन एक्टिव है तो आपकी ऑटोमेटिकली अगर साथ क्लोजर की एप्लीकेशन आ जाए या डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आ जाए, तो हम उसको उन केसों की लिस्टें अलग डेवलप कर लेंगे, नेचुरली उनको नोटिस नहीं जाएंगे फ्यूचर में। तो फॉर फ्यूचर ये बड़ी वैलिड ऑब्जर्वेशन थी, एंड आई थैंक माय फादर कलीग फॉर 2021 और 22 के लिए क्या टैक्स इजाफा आपको दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से, और उनको पूरा करने के लिए आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कौन से ऐसे मैयत लिए हैं जो हमारे नाजरीन तक भी बात पहुँचे, व्यूवर तक वो समझ सकें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इस दफ़ा कौन सा नया टैक्स ला रही है या कौन सा टैक्स कम हुआ है, वो भी थोड़ा तफसील से, लेकिन ब्रेक से बाद। नाजरीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी अली मंसूर साहब, जो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी लास्ट ईयर का जो कोविड पैकेज था, जिसके अंदर हमने 25 सर्विसेज को रिड्यूस रेट के ऊपर ले गए थे, 16 से 5% पे 16 से 5% पे लाए थे, वो हमने कंटिन्यू किया। इस साल उसका रिस्पांस भी बड़ा अच्छा है। जी जी, इस साल एक तो वो हमने कंटिन्यू किया, उसके अलावा हमने कुछ सर्विसेज और भी हमने इंट्रोड्यूस करा दिए, जिसमें हम रिड्यूस रेट लेके आएंगे। जिसमें से एक है लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग एसोसिएशन। ये इनकी हमारे साथ बड़ी पुरानी इनकी डिमांड थी हमारे साथ। पहले सर्विस टोटल जो 69 सर्विसेज 69 सर्विसेज हैं, अब 70 हो जाएंगी। एक सर्विस ऐड हुई है, एक सर्विस ऐड हुई है। वो बेसिकली 1958 का एक एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट है, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास पावर्स थी पहले, वो वहाँ से रिपील कर दिया गया है, और वो अथॉरिटी हमें दे दी गई है, जिसमें ये सिनेमा, स्टेज शोज़ और जो फैशन शोज़ होते हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे हमारे एम्बिट में आ गए। लेकिन उस पर रेट 0% है। किसी टाइम पे जब कोरोना और ये सबसाइड कर जाएगी, ये जो पेंडेमिक पोजीशन है, जब ये सबसाइड करेगी, उस टाइम के ऊपर हम उस पर इंशाल्लाह ब्रॉडनिंग तो शुरू हो जाएगी, एनरोलमेंट शुरू हो जाएगी, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन उनकी करेंगे इस साल। और अगले सालों में जब किसी टाइम पे हुकूमत ये फील करेगी कि इनके ऊपर टैक्स लेवी कर देना चाहिए, तो वो टैक्स भी हम इंशाल्लाह कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक तो ये सिलसिला कार हो गया। दूसरी जो हमारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, हमारा जो इस साल का 2021-22 का जो टारगेट है वो है 155.9 बिलियन। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 141.4 बिलियन जो हमने इस साल सरपास कर लिया है। ये 125 अरब पहले था, 10 माह में इकट्ठा किया जी, आपने, फिर 141 अरब किया गया, उसको भी आपने पूरा कर लिया। जी, सबसे पहले 125 अरब से सेट हुआ टारगेट। 159 अरब है जो FBR का जो टैक्स आपको आता है, वो मुकम्मल इसमें डाल के बोला है 141 अरब के अंदर 16 अरब वो इंक्लूड करके हमारा फिक्स किया गया था टारगेट, जो कि इस वक्त 143 के ऊपर खड़ा है। और अभी जून की कलेक्शंस फाइनलाइज नहीं हुई, जब सिविल अकाउंट्स जुलाई के दूसरे हफ्ते तक फाइनलाइज होंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम तकरीबन 144 अरब के ऊपर पहुंच चुके होंगे, विच इज़ अ रिकॉर्ड कलेक्शन। अगर आप वो 16.6 माइनस भी कर दें, वो आप माइनस भी कर दें, तो फिर भी आपकी पिछले साल से तकरीबन ऑलमोस्ट 30%, 25-30% साल में पंजाब आपको कोई न सिर्फ एक
सर्विस बढ़ाई गई है, कोई टैक्स नहीं नया, कोई पंजाब जी कोई में इस साल टैक्स नहीं में लगाया, कोई नया टैक्स नहीं लगा। रिलीफ भी दिया टैक्स में किसी जी रिलीफ मैंने आपसे शेयर किया, जो सर्विसेज थे वही वो कंटिन्यू की, और उसके अलावा ड्राई क्लीनिंग एसोसिएशन जो है, ये जो ड्राई क्लीनर्स और लॉन्ड्रर्स थे, इनका हमने 5% रेट फर्दर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये सेक्टर भी बड़ा वर्स्ट हिट था कोविड से, और इनकी बड़ी हमारे साथ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि आप हमें 5% रिजीम के अंदर लेके जाएं। फिर क्या लाहे अमल तय करेंगे? जिस तरह वो मौजूदा टैक्स पेयर हैं उनसे ये टारगेट पूरा किया जाएगा, टैक्स बेस को बढ़ा के किया जाएगा? इस दफ़ा की स्ट्रेटजी वो एक नया ऐड सर्विस हुई है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होगी, टैक्स इनसे ही लिया जाएगा। जी मैं आपसे शेयर करता हूँ, हमारा जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है इस वक्त PRA की, हमने अपनी वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमने अपने हाईलाइट पिछले साल कर लिए थे। शुरू में हमारी एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई विद कमिश्नर्स और विद मेंबर्स, और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक यूनिट है हमारा उसकी, और उन्होंने एक पहले ही रोड मैप एक तय कर लिया था कि हम इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके हम टारगेट को चेज़ करेंगे। जिसमें मेजर हमारा जो इनिशिएटिव था वो ये था कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर से जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उनकी कलेक्शन पे हम फोकस रखें, और एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दी जाए हर कमिश्नरेट में और स्पेशली हेडक्वार्टर में। वहाँ से इस कलेक्शन के ऊपर फोकस किया जाए, इसके डिसबर्सल्स के ऊपर फोकस किया जाए, और इसके टाइमली क्रेडिट के ऊपर फोकस किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रेटजी का हमें इंतहाई मुस्बत नताइज हमें मिले हैं। उसके अंदर हमारी इस बार की जो विदहोल्डिंग की ग्रोथ है वो तकरीबन 40 to 45% के करीब अभी तक आ रही है। फिगर्स फाइनलाइज होंगे तो तकरीबन 40% प्लस पे हम खड़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का हमारा, इसको तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और फर्दर हम इसको बीफ अप कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं, जो हमारे बड़े टैक्स पेयर्स हैं, जो हमारे मेजर सेक्टर्स हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर शामिल है, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर शामिल है, टेलीकॉम सेक्टर शामिल है, ऑल्दो इनकी ओवर ईयर्स क्योंकि ये स्टैगनेंट ग्रोथ पे ही रहे हैं, इनकी ग्रोथ कोई इतनी ज़्यादा नहीं रही, इनकी कलेक्शन स्टैगनेंट रही है माइनर सी ग्रोथ के साथ, तो इनकी परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू टोटल कलेक्शन काफ़ी रिड्यूस हो गई है। हमारा इस बार जो प्लान है, जो जिसके मुताबिक हम चल रहे हैं, वो हम टेलीकॉम सेक्टर और बाकी सेक्टर्स के ऊपर फोकस करके इनकी कुछ डिमांड्स जो हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। 5 मिनट से ऊपर जो कॉल जाएगी उसमें जो टैक्स काटा जाएगा वो PRA को ही आएगा? जी, दो इसमें चीज़ें हैं। जो इंटरनेशनल कॉल्स जो हैं, इनकी टर्मिनेशन और ओरिजिनेशन के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लेवी है। ये इनके पीछे इन्हें LDIs हम कहते हैं। ये बेसिकली गेटवेज़ होते हैं जिनके थ्रू ये कॉल्स अंदर और बाहर मुल्क से आती जाती हैं। ये जो नया इनिशिएटिव आया है इसके अंदर भी जो बियॉन्ड दैट जी स्टिपुलेटेड एग्जामिशन टाइम के पीछे जाए, उससे बियॉन्ड जाएगी, उसके ऊपर चाहे वो लोकल कॉल हो चाहे वो इंटरनेशनल कॉल हो, उसके ऊपर जो टैक्स की शरह है वो 19.5% है, वो आएगी। जिस तरह इस दफ़ा बजट में FBR को नया टैक्स तो चलो नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने एक हथियार अफसरान को दिया 203A जी, उस कंडीशन तो तब्दील की गई है, लेकिन वो 10 करोड़ पे अगर टैक्स चोरी जो फाइलर है पकड़ी जाती तो उसको वो अरेस्ट कर सकते हैं, जो नॉन फाइलर है 2.5 करोड़ पे उसको अरेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई डायरेक्शन इस तरह के कुछ सेक्शन इस तरह का दिया गया इस दफ़ा आप टैक्स पेयर को नेट में लाने के लिए ये हथियार इस्तेमाल करें? जी, PRA का ये हमेशा से 2012 1 जुलाई से लेके अभी तक ये हॉलमार्क रहा है कि PRA डज़ नॉट बिलीव इन हैविंग और कंडक्टिंग प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट टैक्स पेयर्स। और हमारी पॉलिसी जो है वो पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट, ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स, ताकि वो हमारे पास आएँ और हमारे साथ कंफर्टेबल फील साल करें। भी कोई छापे बैंक अटैच वगैरह कोई इस तरह का प्लान नहीं है? बिल्कुल किसी किस्म का। का आता हूँ अली मंसूर साहब, आमिर कदीर साहब, चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कहते हैं अगर टैक्स बार से दोस्ती कर ली जाए तो टैक्स टारगेट पूरे हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि FBR से दोस्ती नहीं हो सकती टैक्स बार की? देखें, हमारी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है। दोस्ती तो तब होती ना अगर हमारी कोई दुश्मनी चल रही होती। हमारी सबसे ही दोस्ती है। हमारा काम, वकील का काम क्या होता है, उसने तो प्रेजेंटेशन देनी है। अंडर द लॉ अगर कोई काम हो रहा है तो उसके अंदर मुदाखलत नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो फिर उसने सिर्फ अप्राइज ही करना है, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल पे हो चाहे वो कोर्ट्स लेवल पर हो। रही बात जहाँ तक चेयरमैन साहब की, चेयरमैन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका ये कहना इस तनाजुर में है कि माहौल को फ्रेंडली रखकर रेवेन्यू कलेक्शन की जाए, एज़ कम्पेयर टू दैट के थ्रेटनिंग वे में कलेक्शन की जाए। चूँकि हम लोगों ने ही बार के अंदर, जो हमारी बार के जो मेंबर्स होते हैं, इन लोगों ने ही कन्विंस करना होता है अपने क्लाइंट को, पार्टी को। उनको ये बताना होता है कि हाँ यार ठीक है, इसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता, या अंडर द लॉ आपका इतना तो बनता है।
अगर हम इसके अंदर लिटिगेशन में या अपील में या इस तरह से प्रोसीजर में जाएंगे तो फिर हमें एक तो थोड़ा सा मेंटली सफ़र करना पड़ेगा, दूसरा ये है कि हमारे एक्सपेंसेस भी होंगे लामहला। तो इस सारे एपिसोड से बचने के लिए आप अगर यहीं पर ही चलें, आपका बनता 10,000 है या 10 लाख बनता है, तो आप इसको 10 लाख की जगह 11 लाख में कर लें। डिपार्टमेंट में भी ज़रा, डिपार्टमेंट भी कंफर्टेबल रहता है, उसको भी लिटिगेशन के दीगर अखराजात, ये नहीं है कि डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, उनको भी ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं। फिर ये है कि लिटिगेशन में जाके जब उसके अंदर स्टे आ जाता है या दीगर इस तरह के कोई मामला आ जाते हैं तो फिर रिकवरी जो है वो रुक जाती है। वो फिर चाहे वो साल के लिए हो चाहे 6 महीने के लिए हो, तो वो उस चीज़ से भी बचने के लिए वो कहते हैं कि चलो थोड़ा अगर हमें कम भी मिलता है तो इमीडिएटली तो आ रहा है ना, आ रहा है तो चलो गवर्नमेंट को भी ज़ाहिर है उसमें सबसे बड़ी जो ख़राबी मैं समझता हूँ, जो सबसे बड़ी ख़राबी जिसके अंदर हम पहले भी बात करते रहे, सबसे बड़ी ख़राबी हमारे सिस्टम में, हमारे रेवेन्यू कलेक्शंस में ये है कि हम लोग टारगेट बेस रहते हैं हमेशा से ही। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमेशा से मेरी ये इल्तमास रही है कि जी आप खुदा के लिए आप टारगेट बेस ना करें। आप ये ना सोचें कि जी मैंने ये 5,000 अरब या जिस तरह से भी ये जो अली भाई ने बताया कि जी इतना टारगेट है हमारा, हम इसको अचीव करना चाहते हैं, हमारी नज़र में ये टारगेट अचीविंग नहीं होनी चाहिए। टारगेट बेस भी होना, लेकिन जिस बजट जिसको बनाना चाहिए पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी को या मिनिस्ट्री वो ख़जाना को जिनको बनाना चाहिए वो बनाए, तो फिर तो टारगेट FBR हो या टैक्स अथॉरिटी कोई भी हो उसको पूरा करने के लिए अपनी कोशिश करती है, टैक्स बेस भी बढ़ाती है। हमारा तो अलमिया दूसरा है, बजट भी FBR बनाता है, कानून भी वो बनाता है, कानून साजी भी वो करता है। उनके असरार जब आते हैं तो फिर वो अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक दूसरे के खिलाफ सरापा एहतजाज खड़ी होती है। नहीं देखें, वो ये जो है ना डिपार्टमेंट का काम नो डाउट के रिकवरी करना है, टैक्स कलेक्शन करना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ भी होती हैं। एक ही छड़ी से सबको नहीं आगा जाता। देखिए नुमाइंदे बैठे हैं वो, देखिए मैं आपको बताता हूँ यूबी साहब, इसमें क्या होता है, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट हो क्या रहा है। 2 तरीक़ों से रेवेन्यू कलेक्शन हो सकती है। नंबर 1 कि जी आप किसी के साथ जो है ना उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। बड़ी कंपनीज जो सी हैं जैसे FBR में होता है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि जी बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस या दीगर कंपनीज FBR में चले जाएं तो बड़ी बड़ी LTU की जो कंपनीज हैं वहाँ पर सुने मेरी बात, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर वो लोग ये करते हैं कि उनसे एडवांस टैक्स कलेक्ट करते हैं टारगेटों को अचीव करने के लिए। अभी जून ख़त्म हुआ है, आप वहाँ पे जाके उनका डाटा चेक करें, उन्होंने दिसंबर तक की एडवांस टैक्स की कलेक्शन ली हुई है। ये मिसमैच कर जाते हैं जब एक्चुअल अकाउंट्स में आप लोग आते हैं। ये टारगेट अचीविंग तो हो गई लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे नहीं गए हम लोग। बड़ी बड़ी कंपनीज जो सी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो सी हैं वो क्या करती हैं, उनको थ्रेट ये होता है कि हमें ये मतलब अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अभी एक बड़ा अच्छा इन्होंने ये किया है कि इसको नहीं है, ये जो बजट के अंदर एक अपना ATL वाला सिस्टम जो उनसे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट हो रही है वो सारा, ये एक अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। लेकिन जैसे FBR में था 9966 के ऊपर आप ये करके इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह का कोई ऐप वगैरह मेरे इल्म में भी नहीं है। तजर्बा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में आमर साहब ये भी तो है, 25 सर्विसेज को 16% से 5% पे लेके आए, जो 70 एक डिपार्टमेंट 70 करोड़ आता था वहाँ से 3-3, 4-4 करोड़ रुपया पैसा उनको वसूल हुआ है। इस टैक्स रेट कम करने से टैक्स बेस को बढ़ गई है। नहीं देखें ये मिसकंसेप्शन है या सिंगल टीचर ये मिसकंसेप्शन है। अभी देखें मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या है कि इसमें कई सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो 15% 5% से 16% पे चली गई हैं, ये ऐसा भी हुआ है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अभी कुछ प्रपोज है, फिर ये है कि अगर किसी को 5% की दी गई है तो उसके साथ विद द कंडीशन कि जी आप इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। जो 16% में होता था उनके अंदर मैं कहता हूं कि वो 5% भी नहीं जमा कराते थे, ठीक है, वो 14% एडजस्ट कर ले जाते थे इनपुट में और 2% जो है वो उसमें कर लेते थे, अपना उसको जमा करवा देते थे। इस तरह से ये एक चीज़ अच्छी चीज़ है, मैं इसको कोई बुरा नहीं इसको जानता, मैं कहता हूँ ये अच्छी चीज़ है कि लोग खत्म करके सिंगल इनपुट को एडजस्ट करने के लिए वो फ्लाइंग इनवाइसेस का सहारा लेते थे। ठीक है, लोग इनपुट इलीगल इनपुट भी जिसमें चले जाते थे, किसी का इनपुट किसी में चला जाता था, इस तरह से जो है वो मतलब टैक्सेशन भी होती जो गलत प्रैक्टिस थी वो प्रमोट होती थी। हम लोग इस चीज़ के कभी भी फेवर में नहीं रहे कि इस तरह की ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसको ठीक है, अगर आप 5% दे रहे हैं, हमें भी बहुत सारी आसानी होती है, हम कहते हैं यार क्लाइंट को ना, हमें देखें हमें वर्किंग के अंदर भी
प्रॉब्लम नहीं होगी कि ठीक है जी अब कहाँ इन्वाइसेस जनरेट करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, चलें जी 5% आया, जितना हुआ हमने जमा करा दिया, ठीक है कोई बात नहीं। वफाकी और सूबाई बजट को आपके मुख्तसर जो आप क्या समझते हैं, इस दफ़ा का जो बजट है वाकई मतवाज़न है, आम आदमी को कुछ इससे आपको लगता है कुछ रिलीफ मिलने वाला है? रिलीफ की बात अगर आप करते हैं ना तो रिलीफ आप इनके रेवेन्यू टारगेट से अंदाज़ा लगा ले कि वो बढ़ गया है जी जी, तो रिलीफ कैसे मिलेगा? वैसे मतलब तमाम कवानीन आज तक जितने भी बनाए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती हैं, वो टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, टैक्स नेट को पूरा करने के लिए, टैक्स पेयर को नेट में लाने के लिए बनाई जाती हैं। कभी कोई ऐसी पॉलिसी आप समझते बननी चाहिए जो टैक्स पेयर, जिस तरह कोविड की सूरत में जिनके बिजनेसेस बंद हुए, कारोबार बंद हुए, जो अपनी कमाई से इस मुल्क को चलाने के लिए टैक्स अदा करते थे, उनके लिए कोई ऐसी स्कीम इस अथॉरिटी के ज़रिए दी जाती? आप समझते हैं कोई ऐसा होना चाहिए? नहीं देखें, ऐसी बननी चाहिए, कोई कानून ऐसा बनना चाहिए। एक टैक्स पेयर नीचे जा रहा है तो कोई ऐसी स्कीम तैयार की जाए, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जो नीचे जाए उसको प्रमोट किया जाए उसके बिजनेस। देखिए ये काम आप इनके जिम्मे ना सोचें, ना सौंपें, ये डिपार्टमेंट, ये हुकूमतों का काम है। देखें आप अथॉरिटी बनाती है, सबसे ज़्यादा हमारा टैक्स पेयर ये है, ये टैक्स अदा कर रहा है, बेशक वो बनाती है। अब इनके जिम्मे अगर आप ये भी काम लगा देंगे तो ये तो फिर उसके अंदर वो वहाँ पे जाएगा, वो वहाँ पे जाएगा। आप इनको जो है वो होना ये जरूर चाहिए। बाकी देखें, बाकी इदारे भी तो गवर्नमेंट ने बनाए ही हुए हैं ना। जी जी, बाकी इदारे भी गवर्नमेंट ने बनाए और वो ये सारा काम वैसे होना चाहिए या नहीं है सर? वो लोग वो कर रहे हैं ऑलरेडी, किसी न किसी वे में वो कंपनसेट करने की, जैसे वो मिसाल है वो फंडिंग सारा जितना भी होता है वो करने की कोशिश करते हैं। वो एक अलग बात है कि इसका मिसयूज़ हो रहा है या इसके प्रॉपर जो इदारे जो उनसे हैं वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं। अगर आप कहें कि जी इसके अंदर इंडल्ज कर दिया जाए तो ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी। अली मंसूर साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। टैक्स पेयर को नेट में लाने के लिए इस साल में क्या लाहेमल होगा, और टैक्स टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी टीम को किस तरह एक्टिव करेंगे, क्या लाहेमल तय करेंगे, कौन सा मैयर लिए गए हैं? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मंसूर साहब, बातें जो है ना वो बड़ी अहम हैं जो आमिर साहब ने और मामून साहब ने रेज़ की हैं। वो ये है कि टैक्स कलेक्शन जो है उसको लिंक ना किया जाए टारगेट के साथ, पहली चीज़। ठीक है, उसको लिंक किया जाए ब्रॉडनिंग के साथ, जो मेरे दोनों फाजिल दोस्तों ने बात कही है, और उसको लिंक किया जाए गिवन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस के साथ और इकॉनमी की जो ओवरऑल स्टेट है उसके साथ। जब तक टारगेट को आप फिक्स करके और आप, क्योंकि बेसिकली ये रेवेन्यू एस्टिमेट्स होते एस्टिमेट्स ही हैं, लेकिन इसके ऊपर कहा जाता है कि इन एस्टिमेट्स को मीट किया जाए। जब भी इस तरह के इर्रेशनल किस्म के कोई टारगेट कहीं पे भी फिक्स होंगे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके अंदर हैरेसमेंट का एलिमेंट आने का चांस होता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल चीज़ क्या है, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी और दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन दी टैक्स नेट। जब तक ये बैलेंस अचीव नहीं होगा तब तक टारगेट, और ये सारे अगर आ जाएं, टैक्स के जो महसूलात हैं उनका जो आप समझते हैं जो हदफ हैं, उनको मुआशी बिजनेस एक्टिविटी को देखते हुए उनको लगाना चाहिए या टैक्स कवानीन के ज़रिए? दो मुख्तलिफ बातें। टैक्स कवानीन जो हैं वो तो टैक्स कलेक्शन के लिए बन गए, ठीक है, वो बनना ही उस बेस पे चाहिए ना। जी, वो बनना ही उस बेस पे चाहिए, वो बात तो सही है। लेकिन जो एक्चुअल आपकी ग्रोथ आनी है वो आनी है आपकी इकोनॉमी के अंदर जो पॉकेट्स हैं जहाँ पे रेवेन्यू पड़ा हुआ है, जी, उनको टैप करने की ज़रूरत है। वो एक ब्रॉडनिंग से हो जाएगा और एक प्रॉपर स्टडी हो आपकी, कंटिन्यूस आपका एक रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग का एक विंग हो जिसका फोकस सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हो कि किस किस पॉकेट में कितने कितने टैक्स पेयर्स पड़े हैं और कितना कितना रेवेन्यू पोटेंशियल उन एरियाज़ में पड़ा हुआ है। ठीक है, वंस ये एक स्टडी हो जाए, और ये हो सकती है, ये पॉसिबल है,
पीआरए कम से कम ज़रूर ये करने के लिए रेडी और कर भी रहा है। जिस तरह एफबीआर और सर्वे करवाता था, कभी पीआरए ने कोई सर्वे करवाया जी है? बिल्कुल, कोई हमने कौन सा सेक्टर में स्पेस मौजूद है जी जिसको टैक्स नेटवर्क में जिन लोगों को लाने की जरूरत है? हमारा जो तरीकाकार है ब्रॉडनिंग का वो बड़ा फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू एफबीआर के अपना तरीकाकार है ब्रॉडनिंग का, उनके पास डेटाबेसेस इंटीग्रेशन मौजूद थी। हम क्योंकि नया इदारा हैं तो हमारे पास डेटाबेसेस की उस तरह या इंफॉर्मेशन उस तरह रेडीली अवेलेबल नहीं थी। अब हमने क्या किया है कि हमारा इस साल का एक डिस्बर्समेंट लिंक इंडिकेटर है, वर्ल्ड बैंक ने जो हमें टारगेट्स दिए, तो उसमें से एक ये है कि आप एक डेटा बैंक बनाएंगे और उस डेटा बैंक के अंदर अपना डेटा स्टोर करेंगे और उसके अंदर आप लिंकेजेस डेवलप करेंगे विद और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ जो हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एक्साइज एंड टैक्सेशन, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, लेबर डिपार्टमेंट की कलेक्शंस हैं, इन सबको कलेक्ट किया जाएगा और उनके साथ इनसिंक किया जाएगा और पोटेंशियल टैक्स पेयर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे। ये एक तरीका है। ठीक है। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर ऑलरेडी एक साहब हैं जो एक रीज़नेबल टैक्स पे करते हैं और वो सर्विसेज रिजीम के अंदर भी फॉल करते हैं, उनको सर्विस रजिस्टर करने में हमें आसानी होगी। ये एक इंतहाई अहम स्टेप है जो इस साल में इंशाल्लाह हम मुकम्मल कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो जो रोल है एसोसिएशंस का, क्योंकि हर सेक्टर की एक एसोसिएशन बनी हुई है, उन एसोसिएशंस को स्पेशली इसमें जो चेयरमैन साहब का मौक़िफ़ है बिल्कुल ठीक है कि बेंच और बार की आपस में ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, जिसकी बेसिस पे रेवेन्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर जाता है। ये हकीकतन बात इसी तरह है। अब बेंच और बार तक इसको महदूद ना करें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं जी उन सबको आप ऑन बोर्ड लेके आएँ ताकि वो पॉलिसी जो भी इवॉल्व करे वो एक्सेप्टेबल हो लार्ज बाय एंड लार्ज सब के लिए। जब आप ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर लेंगे तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इस साल का तजर्बा यही कहता है। आप नहीं समझते जिस तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जिस तरह 2012 से स्टार्ट लिया, उनके टारगेट 159 पे आ गए हैं, लेकिन टैक्स पेयर की जो तादाद है यहाँ पे वो अभी 92,000 नहीं गई, 92,000 पे चली गई, 1 लाख को नहीं क्रॉस कर सकी। ये करना चाहिए था, ये क्या वजूहत है? क्यों ये भी टारगेट तक महदूद नहीं होगी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी? मैं आपको बताता हूँ सर, 58,000 थे तकरीबन 3 साल पहले। दैट मीन्स कि विद इन 3 ईयर्स हमने ऑलमोस्ट 40 to 45% बल्कि 70% के करीब हमने इंक्रीज़ कर लिए हैं टैक्स पेयर। ठीक है। विद डेटाबेस इंटीग्रेशन जो हमारी जो एक्सपेक्टेड है, वी एक्सपेक्ट कि हम इसको अराउंड 125 तक ले जाएंगे अगले साल डेढ़ के अंदर। जो बेस ब्रॉडनिंग है ये भी एक प्रोसेस के थ्रू होती है। एक तो लीगल फ्रेमवर्क तो है ही है, इसके पीछे स्पेड वर्क भी आपका होना चाहिए, नंबर्स आपके पास पूरे होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये जो दौर है ये आपको पता है कि डिजिटल वर्ल्ड हो चुकी हुई है, हर चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, वेब स्क्रैपिंग होती है जहाँ से इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, कोई बंदा छुप नहीं सकता ज़्यादा देर, ऐप्स आ चुकी हैं, इनकी मैपिंग होती है। हमारी भी एक मैपिंग का एक प्रोसेस है जिसमें हमारे ऑफिसर्स बाहर जाते रहे। आजकल कोविड की वजह से हमने नहीं भेज रहे, लेकिन हम भी जाते रहे और बेस ब्रॉडबैंड करते मोबाइल ऐप भी शुरू की है शिकायत के लिए, अगर कोई शिकायत करना जी हमारा मैं वो बड़ी ये इंतहाई अहम बात है जी। हमारी एक ऐप है एंड्रॉयड बेस्ड, उसका नाम है TELPRA। अभी रिसेंटली एक पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार का एक जॉइंट फंक्शन हुआ था जिसमें हम शमूलियत भी चेयरमैन साहब ने भी इख्तियार की थी, मैं भी साथ था। वहाँ पे हमने उनको ये बताया, हमने कहा जी आपका कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ग्रीवेंस, कोई इशू है वो आप हमारे साथ शेयर करें। उस TELPRA ऐप को हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं और हम उस पर रिस्पॉन्स भी देते हैं, एक बात। दूसरी चीज़, हमारी एक हेल्पलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर प्रोसीजरल इशूज़ जो लोगों को आते हैं। ये तो है फॉर एक्सटर्नल इश्यूज़, जो कोई बाहर का बंदा कोई इन्फॉर्मेशन पास करना चाह रहा है, किसी मेल प्रैक्टिस के बारे में हाईलाइट करना चाह रहा है या कोई और इशू हाईलाइट करना चाह रहा है, किसी सेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। जो इंटरनली हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर हमारी हेल्पलाइन जो है वो अवेलेबल होती है वर्किंग आवर्स में, ऑफिस आवर्स में, और उसके अलावा ईमेल की फैसिलिटी है जिसके ऊपर मैं खुद बीइंग एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर टाइम कम है प्रोग्राम का। खिदमात जो हैं कुछ टैक्स पेयर को पता ही नहीं है, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं इस पर हमारा टैक्स बनता है, उन तक वो आवाज़ पहुंचाने के लिए आप समझते हैं ज़रूरत है पंजाब में अवेयरनेस की इस तरह की? जी इसकी इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं हमारे पास आते हैं जो टैक्स पे करना चाहते हैं और घबराते हैं। घबराने की वजह उनकी ये है कि उनके साथ शायद नेचुरली कोई किसी टाइम पे उनको या एक ऐसा एक इमेज बिल्ड हो चुका हुआ है टैक्स अथॉरिटीज़ का हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कि वो घबराते हैं और वो कहते हैं कि जी हम वो इन्फॉर्मेशन दें तो हम फंस ना जाएं। एक इज्जत ही तो होती है बंदे के पास, इज्जत चली जाए तो फिर कुछ भी नहीं होता। डरते तो उसी वजह से है ना, इस वजह से डरते हैं कि हमारे साथ हैरेसमेंट। बंदा सिर्फ मतलब बिजनेस कर रहा है, उसको जाकर गिरफ्तार कर लिया जाए, उसके बच्चे भी उसको देख रहे हैं, उसके 20 बच्चे भी देख रहे हैं, अच्छा बिजनेस किया, जब गिरफ्तार उसको करके ले जा रहे हैं उसका इमेज कहाँ जाता है? बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात है, लोग डरते हैं। उसको डिस्पेल करने के लिए इस इंप्रेशन को
जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए पॉलिसी लेवल पे वो ये होनी चाहिए कि देयर शुड बी एन ओपन डोर पॉलिसी, और आपकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ जो है ना उनकी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है, हर सेक्टर की बनी हुई। मामूद साहब टाइम कम है, हजूर क्या प्रपोजल है आपके पास, क्या तजवीज़ हैं जो आप देना चाहते हैं? तजावीज़ मेरी तो बड़ी शॉर्ट सी हैं, मगर जो अली भाई ने बात की ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की, वो डेटाबेस इंटीग्रेशन से तो बहुत चीज़ें हल होती हैं, नो डाउट। अली भाई की बात बिल्कुल वैलिड है कि डेटाबेसेस जब आपस में रिकनसाइल हो जाएंगी तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, मगर अगर यहाँ तक हम ये सोचें ना कि कारोबारी जो है हमारा वो विलिंगली टैक्स नेट में आएगा और पैसे देगा और काम चलाएगा, तो ये तो हमारी बहुत बड़ी जो है ना खुशहाली है कि अच्छा, ऐसे इतने कवानीन के बावजूद आने के बावजूद नहीं आएगा टैक्स पेयर अब भी बचना चाहेगा तो बच सकेगा? बिल्कुल बच सकेगा, क्योंकि आपकी जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन हो चुकी हुई है कि आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। जी जी, ऐसा काम हो रहा है, कैश में इतना ज़्यादा काम हो रहा है। आप मुझे बताएं कि इस वक्त अंदरून शहर में चले जाएं, जितने भी हमारे पंजाब के अंदरून शहर हैं, जी जी, शहरों के जो अंदरून शहर हैं, वहाँ पर करोड़ों नहीं अरबों का कारोबार हो रहा है। आप मुझे बताएं किस में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है? यहाँ पर आप यहाँ से अकबरी मंडी चले जाएं, लोहारी चले जाएं, मुझे बताएं वहाँ पर लोहारी के लोग कहते हैं कि चेक लिख के कैश का फेंक दो, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी दुकानदार की पर्ची, होलसेलर की पर्ची की वैल्यू ज़्यादा है। सर इसके अंदर हमें जो मार्केट की, मैंने ये बहुत रिकमेंडेशंस मैंने चेयरमैन साहब जब शब्बर जैदी साहब थे FBR के, इंशाल्लाह मैं इधर PRA में भी ये दूंगा, ड्रोन मैपिंग एंड पिक्चर्स की ज़रूरत है। हमें खाली ड्रोन के साथ लाइव सर्वे किया जाए। सर यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, देखें ज़्यादती कहाँ पे होती है? ज़्यादती टैक्स पेयर के साथ उसके साथ होती है जो हर एक अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होता है, टैक्स पे कर रहा है, उसकी साथ वाली दुकान वाला या साथ वाले ऑफिस वाला वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जिसने सबक किया उसको छुट्टी। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं, मैं सर कारोबारी से, मुझे 12 साल हो गए, आमिर भाई को तो माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया मेरे से, मुझे 12 साल हो गए उनसे डील करते हुए। यहाँ पे कारोबारी, यहाँ पे मैं आपको वसूख से कहने के लिए तैयार हूँ, मेरे बहुत से क्लाइंट्स बीच में शामिल हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये PRA में रजिस्टर्ड होना लाजमी है उनके लिए। उनको समझाएं, गाइड करें, बताएं, उनको नोटिस भेजें, वो नाम चेंज कर लेंगे, भाई के बीवी के नाम पे अकाउंट खुलवा के उधर ट्रांजैक्शन कर देंगे। जब FBR की रिटर्न आती है वहाँ पे भी कहते हैं कि हमें बचाओ, लेकिन वो डबल टैक्स तो देते हैं ना। एक जो फाइलर उसको टैक्स रेट उसका कम है, जो नॉन फाइलर नॉन फाइलर का बात नहीं, जो टैक्स ड्यू है सर्विसेज के ऊपर। जब आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपने यहाँ पर पे करना है, रियल एस्टेट एजेंट है, आपने अपनी सर्विसेज जो ली हैं या 1% कमीशन लिया आपने प्लॉट बेचने पे, उस पर आपने PRA का टैक्स अदा करना है, नहीं करना है, उस पर उनको रजिस्टर्ड होना बनता है, नहीं बनता। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स रजिस्टर्ड हैं। मैं तो जिनको जानता हूँ, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं मैं जानता हूँ, बड़ी बड़ी सोसाइटी। किस तरह किया जाए, क्या मुमकिन सर सोसाइटीज के, ये तो इस तरह, ये अली भाई ने बात की बड़ी वैलिड है, सोसाइटीज के जो ऑथराइज्ड जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उनको चेक किया जाए, उनकी रजिस्ट्रेशन चेक करें, उनकी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। एक सेक्टर हो गया, दूसरे सेक्टर में ड्रोन मैपिंग है, मार्केट सर्वेज हैं, गूगल के ऊपर सर सबने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, अपने आप को मैपिंग दी, अपने नंबर्स, व्हाट्सएप बिजनेस नंबर्स दिए, टेक्नोलॉजी आ गई अब तो सर उसके ऊपर बड़ी इजीली आप करते हैं। अब ब्यूटी पार्लर्स हैं, मेरे एक क्लाइंट हैं ब्यूटी पार्लर हैं, वो एक छोटे से इलाके में इधर लाहौर में है। मैंने उन्हीं ऑफिसर को, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को मैंने जाके कहा, मैंने कहा जी आप इसी ब्यूटी पार्लर की आप बार बार नोटिस दे रही हैं, आप आएँ, मैं आपको बताता हूँ, DHA में एक ब्यूटी पार्लर है जो कहती है कि मैं अपनी मर्जी का मेकअप करूंगी, 2 लाख रुपए चार्ज करूंगी, वो PRA में रजिस्टर्ड नहीं, मैंने पूछा है उससे। तो आप यकीन करें, मैं आपको बगैर विदाउट एनी एग्जैजरेशन मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे, ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि वो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो एरिया किसी और की। टेक्निकलिटी की बेस पे सर देखिए मेरा सवाल क्या है, अगर यहाँ पर मुजंग में बैठा, इस्लामपुर में बैठा, भगवानपुर में बैठा एक छोटा सा बिजनेस, वो अपना PRA का टैक्स, कोई भी सारा टैक्स नहीं जमा कराता, 50% भी करा देता है, तो जो पॉश एरियाज में बैठे हुए हैं जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, सर उनको किस बात क्यों छूट है जी? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बात उनकी दुरुस्त है। लाहौर में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा PRA का जो टैक्स पेयर है वो तो लाहौर में ही है, और लाहौर में भी अगर एक महज ब्यूटी पार्लर भी देखा जाए तो वो जितने टॉप पे हैं वो भी अभी तक मुकम्मल महज रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जी मैं ये बड़ी बहुत जेन्युइन ऑब्जर्वेशन है जो मामून साहब ने दी है, और मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि ये बिल्कुल बेस ब्रॉडनिंग जो है
ये होनी चाहिए और इसके अंदर ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए ताकि सब बराबर टैक्स पे करें या अपनी अपनी इस्तात में जो सेल्स वैल्यू है उसके मुताबिक वो पे करें, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं ना कुछ लिमिटेशंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक साइड पे हमने फैसिलिटेशन रखनी है, एक साइड पे हमने ब्रॉडनिंग करनी है। ठीक है। फैसिलिटेशन की इंतहा भी हो जाएगी तो कुछ केसेस जो हैं वो फिर भी आपकी टैक्स बेस से बाहर रहना चाहेंगे। ये उन केसेस की बात हो रही है जो हम अब करने लगे। उनके लिए ज़ाहिरी बात है कानून अपना कानूनी कोर्स अडॉप्ट किया जाता है और उनकी फिर सीलिंग और वो बाकी सारी एक्टिविटी साथ रहती है। पिछले साल हमने इस एक्टिविटी से गुरेज किया था। रीज़न उसका ये था कि ये वो सेक्टर्स हैं जिस तरह ब्यूटी पार्लर्स हैं या पिछले साल जो प्रॉपर्टी डीलर्स का भी इवन हाल था, इन सेक्टर्स के अंदर और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऑटो वर्कशॉप्स हैं जो छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन सारी अगर आप सेक्टर्स को टोटल अगर आप ले छोटे छोटे फिक्स टैक्स इनको लगा दिया जाए जी, तो लगाया हुआ है सब पे 5% है। इन पे 5% किया ही इसलिए गया था क्योंकि इनकी एसोसिएशंस ये कहती थी, हमारा डिफेंस प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के साथ रहा, बैरिया वालों के साथ रहा, रावलपिंडी में हमारी वर्कशॉप्स हुई और इनकी कंटिन्यूस इंगेजमेंट हमारे साथ रहती है मुख्तलिफ टाइम्स पे। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते रहते हैं यहाँ पे हमारे पास। प्रॉब्लम अगेन वो आती है कि एक सर्टेन लेवल तक हम फैसिलिटेशन तो ऑफ़र कर सकते हैं लेकिन उसके बाद वो एक कंप्लेंट की फॉर्म में सामने आ जाती है फ्रॉम द टैक्स पेयर साइड ही, क्योंकि जिसने ये ठानी हुई है टैक्स पेयर ने कि हमने टैक्स पे करना ही नहीं है, उसके साथ आप जितनी मर्ज़ी मोहब्बत से प्यार से आप कन्विंस कर लें वो नहीं कन्विंस होगा। ये जिन मार्केट्स का इन्होंने रेफरेंस दिया ये बिल्कुल ठीक है कि इन मार्केट्स में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का कारोबार होता है, लेकिन इसमें जो सर्विसेज की वाली साइड के जो टैक्स पेयर हैं वो थोड़े कम हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बीइंग अ टैक्समैन बात करूं तो उसके अंदर अगर गुड्स वाली साइड अगर आ जाए तो वो तो बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस। इसीलिए ना टैक्स जो शरह वो बहुत ज़्यादा लोग आना नहीं चाहते। अगर वो टैक्स नहीं सर, ये रीज़न जाए उनको नेट में तो लाया जा सकता है। सर ये रीज़न नहीं है, 2 रीज़न्स हैं। मैं मेजर आपको बता देता हूँ। पहला सवाल जो उठता है ना वो ये होता है जो हुकूमत से किया जाता है, किसी भी जो टैक्स एवेडर है या जो नहीं पे करना चाह रहा है, जो बहाना ढूंढ रहा है ना पे करने का, जी जी, वो ये कहते हैं जी कि हमें इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या मराहत देती है। जी जी, जो कि इन अ वे एक वैलिड क्वेश्चन भी है लेकिन एक हिसाब से ये गलत सवाल भी है। जी जी, कि आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें ना। पैसे से तो बन रही हैं जो चीज़ें भी साहब आप देखें। लेकिन जी जॉन एफ कैनेडी ने कहा था बड़े साल पहले, ये इस तरह कौमें नहीं बनती। जॉन एफ कैनेडी ने ये कहा था, उसने कहा आस्क नॉट what your nation can do for you but what you can do for your country। ये बड़ी ये जो नेशंस बनती हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कंट्रीब्यूट करना है, आपने सवाल नहीं करना, आपने स्टेट के आगे सवाली बन के नहीं जाना, आपने अपनी कंट्रीब्यूशन जो ड्यू है वो देनी है। यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ का कारोबार है, सारा शायद सर्विसेज सेक्टर में ना हो लेकिन बहुत सारा होगा भी, लेकिन उनके अंदर रेजिस्टेंस है। उनके लिए फिर जाहिर बात है एक पॉलिसी डिफरेंट अडॉप्ट की जाती है कि इनको इनरोल किया जाए और फिर इनसे पूरा टैक्स लिया जाए। जब ये सिचुएशन शुरू होती है तो उसमें जो कंप्लेंट आती है वो ये आती है जी कि या फिर हेरेसमेंट शुरू हो गई है। हमारे टाइम का क्या एक छोटा सा पैगाम 1 मिनट का, जो नॉन फाइलर है जो आपको नेट में नहीं है उसको लाने के लिए क्या पैगाम है आपके पास? बड़ा आसान सी बात है जी। पहले तो ये है कि आपका ये कौमी फरीज़ा है, टैक्स करेंगे उसको। मैं अगर मेरे पास एक बंदा है जो टोटली नॉन कंप्लाइंट हो, मैं उसे बैठा के चाय पिला के उसकी पूरी बात सुन के उसकी ग्रीवेंसेस सुन के मैं कहूँगा जी देखें 2 बातें हैं, ये आपका कौमी फरीज़ा है, आपने ये टैक्स पे करना ही करना है, ये टैक्स आपके ही वेलफेयर पे लगना है, चाहे आपको खुद वो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप टैक्स पे कर देंगे तो हम आपको सलाम भी करेंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको इज़्ज़त भी देंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम टैक्स आपसे ले लेंगे। आमिर कदरी साहब, एक परसेप्शन है जो टैक्स नहीं देता उसको चोर कहा जाता है, लेकिन हम अपने टैक्स अवाम के प्लेटफॉर्म से कहते हैं जो टैक्स नेट में है ही नहीं है, जो कमरे में दाखिल ही नहीं हुआ, अभी तक नेट में आया ही नहीं है, वो चोर किस तरह हो सकता है? लेकिन एक टैक्स पेयर जो टैक्स अदा कर रहा है अपनी मेहनत की कमाई से, जिस तरह भी है, बगैर सूद के वो टैक्स दे भी रहा है हुकूमत को और वापसी भी कोई नहीं तलब करता, उसके लिए सारे कानून हैं। लेकिन जो नेट में नहीं है उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है ये जो एक टैक्स पेयर दूसरे को दे के नॉन टैक्स पेयर को दे के जो तकलीफ़ में जाता है वो ख़त्म हो सकती है। पहली बात तो ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि जी जो टैक्स नहीं दे रहा और जो दे रहा है, पहले तो हमें ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो लोग दे रहे हैं वो भी कोई इतनी अपनी रजामंदी से नहीं दे रहे हैं। जी जी,
90% लोग वो हैं कि जिनको अपनी ही मजबूरी है टैक्स देना। लाइक अगर उसको वो नहीं देगा तो उसको विद होल्डिंग पड़ जाएगा, जब से ये नॉन फाइलर का हुआ है वो फाइलर नॉन फाइलिंग का टैक्स लग जाएगा, ये वो इस तरह की दीगर वजूहात भी हैं। पहली बात तो ये है कि वो जो दे रहे हैं वो सिस्टम से बाहर अपने आप को लेकर जा नहीं सकते, इसलिए वो दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो सिस्टम के अंदर आ नहीं रहे हैं, सिस्टम उनको पकड़ नहीं पा रहा है। उनकी ट्रांजैक्शंस, उनकी कैटेगरीज़ या मतलब उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जिसके लिए अभी हुकूमत के पास सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ। पहले गाड़ी चोरी, मोबाइल स्नैचिंग, ये वो बहुत सारे वाक़यात ये बहुत ज़्यादा तादाद में थे। बाहर के मुल्कों से ही हमारे पास ये ट्रैवल होके आई चीज़ें, उन्होंने ट्रैकर लगा दिए, उन्होंने EMI सिस्टम्स लगा दिए। जैसे जैसे ये होते गए वो चोरी कम होती गई। इसका मतलब ये है कि टैक्स चोर समझदार नहीं है। हुकूमत के पास ऐसे सोर्सेज, ऐसी चीज़ें अभी तक मौजूद नहीं हुई कि वो उनकी चोरी को पकड़ सकें। चोरों ने तो रास्ते निकालने ही होते हैं। जो टैक्स दे रहे हैं वो भी रास्ता निकाल के ही दे रहे हैं, जहाँ पर उनको बहुत मजबूरी है वो वही दे रहे हैं, क्या समझे। लेकिन एक ऐसे बेंचमार्क में या ऐसी लिमिटेशंस में वो फंस जाते हैं कि जहाँ पर वो गवर्नमेंट की ग्रिप से बाहर नहीं जाते। खलीफा अव्वल को भी जंग लड़नी पड़ी थी ज़कात के लिए ही खाली, क्या समझे। तो ये ऐसी बात नहीं है कि आप जैसे अली भाई ने कहा कि मैं उसको कन्विंस कर लूँगा, कन्विंस तो ऐसी किसी कुड़ी तो नहीं कर सकते। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। टैक्स पेयर को एतमाद में लेके टैक्स नेट को तो बढ़ाया जा सकता है, खौफ और राज फैलाकर कभी टैक्स नेट को नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन इस मुल्क में हमारा अलमिया है, जो टैक्स देता है वो टैक्स चोर कहलाता है, जो टैक्स नहीं देता है वो बादशाह कहलाता है। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कवानीन आ चुके हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आ चुकी है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आ चुकी है और बहुत से ऐसे कवानीन आ चुके हैं। अब टैक्स नेट से बचना बिल्कुल नामुहाल सी बात रह जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।